Hello students, good morning to all of you. Myself Arjun Kumar from PMIC Lakpida Barabanki. Today my topic is the cell, fundamental unit of life. But students, I remember you that in previous video you have learned about the plant cell, animal cell and basic difference in prokaryotic cell and eukaryotic cell. But today we are going to explain about the cell. What is the cell? Cell is the structural and functional unit of the body. Means cell यानी कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है। क्योंकि एक सेल, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी एक सिंगल सेल के द्वारा बनी होती है और वो सेल सभी बेसिक नीड को परफॉर्म करती है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलाई, रिस्पांस अगेंस्ट स्टिमुलस, एक्सक्रीशन। तो इस प्रकार से सेल जो है वो एक, हम उसको यूनिट कहते हैं, शरीर की बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। बट इससे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ द सेल। कोशिका की खोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, Hans Lippershey and Zacharias Johnson was invented first compound microscope in 1590. In 1590, Hans Lippershey and Zacharias Johnson was made first light compound microscope. Means 1590 में सबसे पहले हैंस लिपर्से एंड ज़ैकेरियस जॉनसन ने मिलकर एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। आफ्टर दैट इन 1665 रॉबर्ट हुक was discovered the cell. He cut a thin piece of cork and observed small chambers as like honeycomb. honeycomb यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने छोटे छोटे कोष्ठकों को देखा। उन कोष्ठक को इन्होंने सेल का नाम दिया, लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ कार्क। These small chambers is cell. So cells was discovered by Robert Hooke in 1665, but these are nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. After that, in 1838, Matthias Sladen in 1838
says that plants are made up of cells. इसके पश्चात 1838 में मैथियास लाइडेन ने कहा कि पौधों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है. Similarly, after that in 1839 Theodor Schwann says that animals are made up of cells. इसके पश्चात 1838 के बाद 1839 में थियोडोर ने एनिमल सेल की खोज की और कहा कि एनिमल्स का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है. आफ्टर दैट in 1855 Rudolf Virchow says that cells come from pre-existing cells means 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि कोशिकाओं का विकास अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है. तो इस प्रकार से सेल की खोज हुई. एक बार हम फिर रिपीट करते हैं. 1590 में हैंस लेपर्से एंड जैकेरियस जेनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया. उसके पश्चात 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क पीस के टुकड़े को, बहुत ही पतले टुकड़े को काटा और उन्होंने उसमें जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उसमें स्मॉल चैम्बर्स दिखाई दिए एज लाइक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे जो कोष्ठक दिखाई दिए, उन कोष्ठक को उन्होंने सेल का नाम दिया, कोशिका कहा. उसके पश्चात 1838 में मैथियास लाइडेन ने कहा पौधों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है, मीन्स प्लांट सेल की डिस्कवरी की. इसके पश्चात ठीक एक साल बाद 1839 में थियोडोर श्वान ने कहा कि जीवों का निर्माण, जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है. और इसके पश्चात 1859 में रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि जो सेल का विकास होता है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो इस प्रकार से सेल की डिस्कवरी हुई. आप देखेंगे यहाँ से लेकर के जो ये आपको ट्री दिख रहा है, ये डिस्कवरी ऑफ सेल है, डिस्कवरी ऑफ सेल. तो इस प्रकार से सेल की खोज हुई. अब हम बात करेंगे कि सेल, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं. तो कहने का मतलब है अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें सेल के आधार पर, तो एक सिंगल सेल दैट परफॉर्म ऑल बेसिक नीड्स फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक कोशिका से बना कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसमें सभी वो बेसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिस्पांस टू अगेंस्ट स्टिमुलस. तो इस प्रकार से वो कोशिका एक ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म कहलाता है. अगर हम वही बात करें कि सेट ऑफ मोर देन वन सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जब वहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल करके किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. अब हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. शेप
shape and size of cell means कोशिकाओं की आकृति एवं माप। कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, उनकी माप क्या होती है। वैसे आप जानते हैं सेल्स आर वेरी इन साइज, सेल्स का साइज अलग अलग प्रकार से होता है और इनकी जो संरचना होती है, जो आकृति होती है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, डिफरेंट टाइप होती है। तो हम बात करें अगर सबसे पहले साइज की, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या माइकोप्लाज्मा is the smallest cell measuring in about 0.1 millimicron in diameter। इसका अगर हम व्यास देखें तो 0.1 मिलीमाइक्रॉन इन डायमीटर होता है, जो कि सबसे पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो लार्जेस्ट सेल कही जाती है। लार्जेस्ट सेल measuring in about 125 mm in diameter। तो इस प्रकार से आपने देखा कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका जिसका व्यास 0.1 मिलीमाइक्रॉन इन डायमीटर, और दूसरी शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल मेजरिंग इन अबाउट 125 mm इन डायमीटर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये सेल का साइज होता है। और वहीं पर इनकी अगर हम शेप की बात करें तो सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एज लाइक, सेल को हम देखेंगे आरबीसी आर जनरली राउंड इन शेप, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनमें केंद्रक नहीं होता है। सबसे खास बात क्या होती है कि नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से इनको हम आरबीसी कहते हैं। उसके पश्चात कुछ कोरिफर्स में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। These are conocytes कहते हैं। These are special kind of cells found in only porifers, केवल पोरीफर्स यानी कि पोरीफेरा संघ के सदस्यों में ही पाई जाती हैं ये स्पेशल सेल्स, तो कीट कोशिका कहते हैं या कॉनोसाइट। आप इनका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो फनल लाइक होता है, एक फ्लैजिला बाहर निकली होती है और ये न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार से ये पूरे इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बॉडी कहलाता है और ये कॉलर। तो ये सेल विशेष प्रकार की सेल कॉनोसाइट जो कि पोरीफेरा के सदस्यों में पाई जाती है। बड़ी इस प्रकार से लार्ज सेल होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और इसमें फैट एक्यूमुलेट रहता है और ये फैट सेल्स कहलाती हैं। फैट स्टोरिंग सेल्स या एडिपोज टिश्यू जो होता है जो कि फैट स्टोरिंग का वर्क करता है, इस प्रकार की सेल्स एडिपोज टिश्यू में पाई जाती हैं, स्टोर फैट। इसके पश्चात कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स, और आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स दो प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम स्पर्म हैप्लॉइड होता है या
मेल गैमीट कहते हैं। और ओवम जनरली राउंड होता है, राउंडेड, बाहर की कुछ लेयर होती हैं कंटेनिंग बल्क अमाउंट ऑफ योक। ओवम यदि प्रोवाइड है, या इसको फीमेल गैमीट कहते हैं, फीमेल गैमीट। तो इस प्रकार की जो सेल्स हैं स्पर्म और ओवम, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें इनका रोल होता है। इस प्रकार से इनका देखिए से इस प्रकार होता है। ओवम में कोई भी फ्लैजिला नहीं होती है, जबकि स्पर्म फ्लैजिलेटेड सेल होती है। इसके पश्चात कुछ और सेल्स इस प्रकार की होती हैं। कैल्कोब्लास्ट फाउंड इन ओरिफर्स एज लाइक कॉनोसाइट्स, और कॉनोसाइट्स में ही पोरोसाइट सेल्स जो पाई जाती हैं, पोर का फॉर्मेशन करती हैं, इनको कहते हैं पोरोसाइट्स, पोरोसाइट सेल्स। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप सेल्स, इनका जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप होता है। तो ये शेप एंड साइज ऑफ सेल्स है। अब हम बात करेंगे सेल में। एक सेल का अगर हम क्लासिफाई करें उसको चार्ट वे में फॉर इजी स्टडी, तो देखिए कैसे, इस प्रकार से द सेल में बेसिकली अगर हम सेल को कैटेगराइज करें, डिवाइड करें, तो उसमें क्या क्या होता है। सेल वॉल, सेल वॉल किसमें, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, यूनिट मेम्ब्रेन present just below the cell wall। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्यों स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग और यूनिट मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग, बट ये एनिमल सेल में होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में रिजिड होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और यूनिट मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, हमने आपको पहले बता रखा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इसके पश्चात जो तीसरा कंपोनेंट है सेल का वो प्रोटोप्लाज्म तो आप न्यूक्लियस को अलग कर दीजिए। न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, इनको कोशिकांग कहते हैं। और एक्सक्रीटरी मटेरियल, और सेक्रेटरी मटेरियल, सेक्रेटरी स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कि रेजिन, गम, टैनिन एक्सेट्रा।
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। तो आप देखेंगे अगर हम जनरली इसके मेन पार्ट्स को डिवाइड करें तो एक सेल है, एक कोशिका है, जिसमें कई पार्ट्स यानी कि सेल वॉल को मैंने अलग कर दिया। कोशिका जिसको कहते हैं प्लांट सेल में पाई जाती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो कि संरचना बनाने में हेल्प करता है, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर की ओर बाह्यतम परत होती है। उसके ठीक नीचे अगर प्लांट सेल में ही बात करें, जस्ट बिलो ऑफ द सेल वॉल यूनिट मेम्ब्रेन इज फाउंड। यूनिट मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सेल वॉल के ठीक नीचे होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल का अभाव होता है। फिर प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और उसका जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर आप देखेंगे साइटोप्लाज्म। हालांकि साइटोप्लाज्म में ही दोनों चीजें होती हैं, सिक्रीटरी मटेरियल और एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस को अलग कर दिया आपने। फिर उसमें जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इनका भी आप डिटेल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह एक सेल है, उसका क्लासिफिकेशन है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आज यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है, लोकेशन क्या है, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, आइए देखते हैं जाने। सबसे पहले जानते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। तो बच्चों यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है उसके कई नाम होते हैं, मोर देन वन। यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या शेल मेम्ब्रेन या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इकाई झिल्ली, यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स इकाई झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मीन्स जैव झिल्ली भी कहते हैं। ये इनके नाम हैं। अब हम बात कर लें यूनिट मेम्ब्रेन या किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ने से पहले हम तीन बातों को जरूर ध्यान में रखें। एक, उसकी लोकेशन, स्थिति क्या है, कहाँ पर पाई जाती है। सेकंड, इसका स्ट्रक्चर क्या है। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनेल्स, यानी उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है सेल में। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने लोकेशन, स्थिति। लोकेशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन। अभी या प्रीवियस वीडियो मैंने बताया, सपोज करिए ये एक सेल है। अब सेल में ये बाहर की ओर सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने अभी बताया, प्लांट सेल है ये। और ठीक नीचे, प्लांट सेल के ठीक नीचे दिस इज सेल मेम्ब्रेन।
तो सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या हो स्टूडेंट्स? इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट just beneath the cell wall, but in case of animal cell membrane is the outermost covering in animal cell. This is the location of unit membrane. Up, what is the structure of cell membrane? Second point, structure, संरचना. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप इसी को हम आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखा रहे हैं लाइक दिस. क्या होता है देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स. किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स. ये दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनका अरेंजमेंट किस प्रकार होता है वो आप जानिए. इस प्रकार से आपको जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं. हेड एंड टेल रीजन्स होते हैं इसमें. लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइक दिस. अब इसके बाहर, ठीक बाहर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है लाइक दिस. तो यूनिट मेम्ब्रेन को जब आप इसका मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जनरली इसकी स्टडी संभव है, इस प्रकार से देखेंगे तो बीच में सेंट्रली ये जो आपको दिख रहे हैं हेड एंड टेल रीजन्स, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और उसके ठीक बाहर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर्स हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स की 1 लेयर है. तो इनकी एक थिकनेस बन जाती है. वो टोटल थिकनेस क्या होती है इसकी? इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है. क्योंकि ये 20 एंगस्ट्रॉम लेयर, 35 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम. तो कुल मिलाकर की जो इसकी टोटल थिकनेस होती है इस मेम्ब्रेन की वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है. these are प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन लेयर हम कहेंगे इसको, प्रोटीन लेयर एंड लिपिड लेयर. तो इस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा. आपने देखा कि सेल की यूनिट मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या है सेल में और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है. अब हम बात करते हैं फंक्शंस की. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन? फंक्शन, कार्य क्या है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल टू द एनवायरनमेंट. यानी कि कोई किसी भी सेल है, कोई भी सेल है, अब इसमें यहाँ जो इसका कंटेंट है, सपोज करिए साइटोप्लाज्म है या सेल ऑर्गेनेल्स है, और इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो भी है इसको सेल मेम्ब्रेन सेपरेट रखती है. मीन्स इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट और सेल के बीच में उसका जो कंटेंट है उसको सेपरेट करने का कार्य वो यूनिट मेम्ब्रेन करती है. सेकेंड एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, मीन्स अर्धपारगम झिल्ली की तरह बिहेव करती है। इससे इसको बेनिफिट क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट में रिस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट हो सकता है अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर। इस तरह से सेल की जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन रहती है। किस पदार्थ को कितना बाहर जाना है, कितना अंदर आना है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा गवर्न होता है। इस प्रकार से वो उसको इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो सेशन में क्या स्टडी की, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल की डिस्कवरी किस प्रकार हुई, और उसके बाद जो सेल के मेन कंपोनेंट हैं उसको क्लासिफाई किया गया, और सेल में जो यूनिट मेम्ब्रेन है उसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये मैंने आपको आज पढ़ाया है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझने का प्रयास किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।